नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में और मैं हूं आपके साथ स्वाति मिश्रा। आज हम बात करेंगे एक ऐसे दर्दनाक हादसे की जिसने हिंदुस्तान को झकझोर कर रख दिया। हिंदुस्तान की जनता में आक्रोश की एक लहर भर दी। आखिर जनता गुस्से में हो भी क्यों ना। जी हम बात कर रहे हैं नक्सली हमले की। 3 अप्रैल को हुए हमारे जवानों पर यू अटैक की, ऐसे यू ट्रैप जिसने हमारे 22 जवान शहीद हो गए। आज इसी नक्सली हमले के ऊपर यानी बीजापुर में छत्तीसगढ़ में हुए नक्सली हमले के ऊपर हमारे साथ चर्चा करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं कर्नल देवानंद गुज्जर जी। नमस्कार, थैंक यू। तो कर्नल साहब, आपसे हम पूछना चाहते हैं कि जैसा कि आपने देखा कि आखिर ऐसी कहां चूक रह गई हमारे जवानों से, जहां 22 जवानों की शहादत देकर इसकी कीमत चुकानी पड़ी हमें। जी, सबसे पहले तो मैं हमारे जो 22 वीर सपूत जिन्होंने वीर गति को प्राप्त किया है उनको मैं श्रद्धांजलि देना चाहूँगा और उनको नमन करना चाहूँगा कि उनका, और ये भी बताना चाहूँगा कि उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। दूसरा, उनके परिवार के साथ भी मेरी पूरी सहानुभूति और मेरा मानना है कि देश उनके साथ खड़ा है और आप कभी अपने आप को अकेला महसूस ना करें। ना अभी आता हूँ इस हमले की जिसकी आपने चर्चा की 3 तारीख को। मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि ये जो 3 तारीख का हादसा है, पिछले महीने 25 तारीख के आसपास हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को कुछ खबर मिली कि उस इलाके में, टेकलगुड़ा इलाके में जो बीजापुर में आता है, वहाँ पर नक्सलियों का एक बटालियन, हिडमा बटालियन जिसका है, उसकी हरकत देखी गई है। और उसके उपरांत उन्होंने ऑपरेशन प्लान किया और उस ऑपरेशन के तहत 4 अलग अलग सिक्योरिटी जो पर्सनल्स हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड छत्तीसगढ़, सीआरपीएफ बटालियन, सीआरपीएफ के कमांडोज बटालियन उसके अंदर मौजूद थे। और इस प्रकार से जिनको हम कोबरा कहते हैं, ये सारों ने ऑपरेशन लॉन्च किया। 2 अप्रैल के दिन ये वहाँ जाते हैं और 3 तारीख को सुबह होते होते जब उनको देखा गया कि वहाँ पर कोई प्रकार की हरकत नहीं है और वो जब वापस करने लगे तो उस समय इनके ऊपर जो टुकड़ी टेकलगुड़ा इलाके में थी, उस गांव के अंदर वैसे हमारे पुलिस कर्मियों को शक हो गया था, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी ऐसे इलाके में जहाँ नक्सली होते हैं, यहाँ जहाँ उग्रवादी होते हैं, पहली बात तो मैं आपसे कहना चाहूँगा ये जो माओ टेररिस्ट हैं, इनको आज के बाद नक्सली अगर कोई देश में कहेगा तो मैं मानता हूँ भारत माँ के खिलाफ कार्रवाई करता है। तो इन नक्सली टेररिस्ट ने जो वहाँ पर गांव को खाली करवा करके और जिस प्रकार से घात लगाया, और मैं मानता हूँ घात में फंसना या कोई भी सैनिक या कोई भी सिक्योरिटी फोर्सेस का आदमी आ सकता है, लेकिन अब सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या होती है, जैसा अभी तक हमें ज्ञात हुआ है कि उस समय ये 3 तारीख को 11 बजे से लेकर के 4 बजे तक हमारे सैनिकों ने, उनसे पुलिसकर्मियों ने बड़ा बहादुरी से मुकाबला किया और कुछ जो पुलिसकर्मी थे वहां से भाग करके करीब 6 किलोमीटर दूर एक कैंप था, उसमें पहुंच करके उन्होंने खबर दी। पर जब वहाँ ये इनकी हत्या मुत्ती की जो लड़ाई चल रही, क्योंकि नक्सलियों ने पहले तो इलाका पूरी तरह, आपने खुद ने कहा यू ट्रैप, देखिए मैं आपको बता दूं होता क्या है कि नक्सली जो इलाका है, सबसे पहले घने जंगलों का इलाका है, नंबर 2 अंडर डेवलप्ड है, नंबर 3 वहाँ सड़कों के आने जाने के कोई संसाधन नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पता नहीं क्या कारण है आज तक नहीं पूरी तरह पहुँच पाया है। और आपने खुद सुना होगा 3-4 दिन पहले जब होम मिनिस्टर इसके बाद जब मिलने जाते हैं तो वहाँ पहली बार उस पुल को किसी राजनेता ने पार किया है। तो इलाका बड़ा अंडर डेवलप्ड होता है, पहाड़ी इलाका है, वहाँ उनको नक्सलियों के घूमने के लिए उनको पूरी अपनी आज़ादी रहती है। तो उन्होंने जो घात लगाया इस तरीके से लगाया कि जहां हमारे जवान जब फंस गए, उन्होंने ऑटोमेटिक वेपन, उनके पास रॉकेट लॉन्चर से उन्होंने फायर किया है। तो इतनी सेंसिटिविटी यहीं खत्म नहीं हुआ। आप देखिए, देश को सोचना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा, क्या हम ये क्या कारण है उसकी आगे चर्चा करेंगे। पर जब ये 22 जवान ऐसे ही शहादत को नहीं गए हैं, वो लड़ते लड़ते जब बचाव करते हुए पास के घरों में छुपाव लेने लगे तो वहां नक्सली मौजूद थे और उनके साथ इनकी गुत्थम गुत्था की लड़ाई हुई है, बहादुरी से इन्होंने उनको भी मारा है। तो ये बहुत एक दर्दनाक हादसा होता है। यहां ये बात 4 बजे के आसपास जैसा बताया गया खत्म हो गई, पर 2-4 चीज मुद्दे निकल के आते हैं, मैं आपसे भी चर्चा करना चाहूंगा। पहला मुद्दा, ऐसा क्या कारण था जब ऑपरेशन प्लान हुआ, तो मैं मानता हूं भारत की सीआरपीएफ के पास ड्रोन्स भी मौजूद होंगे, इंटेलिजेंस उनके पास मौजूद होगा, उनके पास रिजर्व, मैं एक सेना का अधिकारी रहा हूं, मैंने बड़े इस तरह के ऑपरेशन में हिस्सा लिया है। जब भी हमारे कोई
कोई ऐसे ऑपरेशन के लिए जाते थे तो हमारे रिजर्व ट्रूप्स तैयार रहते थे, कम्युनिकेशन डुप्लीकेट रहता था, हमारे जो घायलों के लिए मेडिकल फैसिलिटी के लिए हेलीकॉप्टर्स तैयार रहते थे। पर आप देखिए, देश को सोचना पड़ेगा, 3 तारीख को 4-5 बजे के बाद से लेकर के 4 तारीख को करीब 12 से 18 घंटे के बीच में ना तो वहां मीडिया कर्मी पहुंचते हैं, ना ही कोई सीआरपीएफ या कोई तंत्र का आदमी उन सैनिकों को संभालने पहुंचता है, ना ही उनके लिए कोई रीइंफोर्समेंट जाते हैं, ना ही उनको दवाई पानी की व्यवस्था की जाती है। बहुत बड़ी चिंता का विषय है। यहीं पर ही मैं एक बात बताना चाहूंगा, नक्सलियों ने उनको मारा, उनके साथ जो दुष्कर्म किया, एक अमानवीय का सैनिक ऐसा नहीं करते हैं। उसके बाद भी उन्होंने उनके हथियार लेके चले गए, कई 14 AK-47 जैसा इंफॉर्मेशन आई है, एक लाइट मशीन गन भी वो लेके चले गए हैं, और हमारी इंसास राइफल एक वो लेके चले गए हैं, और तो और उन्होंने उन सैनिकों के, उन पुलिस कर्मियों के कपड़े और जूते तक लेके गए हैं। तो ये बैकग्राउंड एक इवेंट का आपने बताया। रोष होना वाजिब है। जब भारत बदल रहा है, इस बदलते भारत में बदलती सरकार सारे के अंदर हमने उड़ी के अंदर पाकिस्तान को जवाब दिया, हमने पुलवामा के बदले में बालाकोट करके उनको जवाब दिया, हमने गलवान के बदले हमने उनकी गर्दनें निचोड़ दी थी और उनको भागने पे मजबूर किया चीन को। और उसी समय, आपसे तो मेरी चर्चा पहली बार हो रही है, मैंने उस समय भी इसी आपके चैनल पे कहा था कि भारत की सेना भारत दुश्मनों से, बाहर वालों से तो लड़ने में कामयाब है, पर कहीं ऐसा नहीं हो कि जो अंदर हमारे सपोले देश में बैठे हैं ये हमारे घात लगा के हमारे साथ नुकसान कर दे। और देखिए कितना जल्दी इन्होंने ये रूप अपना दिखाया, और यही कारण है किसी भी प्रकार ऐसे सपोलों को देश बर्दाश्त नहीं करेगा। और आगे जैसे आप मेरे से सवाल करेंगे उनके जवाब में बताना चाहूंगा, पर यह भारत की सरकार को तय करना पड़ेगा, भारत के नागरिकों को तय करना पड़ेगा, सीआरपीएफ की पॉलिटी को तय करना पड़ेगा, पॉलिटिशियन को तय करना पड़ेगा कि यह भारत का, मैं एक सैनिक हूं, एक नागरिक हूं, एक वेटरन हूं, भारत अब ये मंजूर नहीं करेगा। अगर हम पाकिस्तान को, चीन को अगर उसकी जगह दिखा देते हैं तो भारत के अंदर मौजूद उन सपोलों को, उन पीसनिक्स को, उन कबूतरबाजों को अब खत्म करने का समय आ गया। मैंने सुना है जी आज सुबह सुबह कि उन्होंने कहा है कि जो हमारा एक, उनके 22 हमारे शहादत हो गए हैं और 32 हमारे वुंडेड हैं और एक उनके कब्जे में है, कब्जे में। उस कब्जे के बदले उनकी हिम्मत देखिए, वो कहते हैं कि भारत सरकार हमसे चर्चा करे। मोदी जी और अमित शाह जी, मैं आपका समर्थन करता हूं खुल करके, और हम पूरे आपके साथ हैं। आपने जो कहा कि इनको जवाब ताकुल दिया जाएगा, नक्सलियों की हिम्मत कैसे हो गई ये कहने की कि आप बात करो जब हमारे सिपाही को छोड़ेंगे। अभिनंदन को छोड़ने पे भारत ने पाकिस्तान को घुटनों पे टेक दिया। इन 2-4 हजार निहत्ते, इन लाल आतंकियों को बात मत सुनिए। और मैं कह रहा हूं इस चैनल से कि जितना हिडमा, उसको अगर सैनिक को खरोच भी आई, तेरी मौत तो तय है। लेकिन उसमें जो बाकी 5-6 हजार हैं, उनके पास शायद अभी भी मौका अपनी जान बचाने का। ऐसा दुस्साहस नहीं होना चाहिए। और सरकार और हमारे होम मिनिस्टर, मैं सीआरपीएफ के अधिकारियों की चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि आप तो विफल हो चुके हो। अब सरकार को तय करना है, एक मांगना दूर है, अल्टीमेटम। कल तक हमारा जवान अगर वापस नहीं आया, हिडमा तेरे टुकड़े टुकड़े कर करके ये देश तुझे दिखाएगा। तो कर्नल साहब, आपने जैसा अभी कहा कि अमित शाह और मोदी जी ने कुछ मंत्रणा की है, उनकी बैठक भी हुई है, और जहां हिडमा की मांग है कि उनसे चर्चा की जाए, तो आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक पक्ष का जो सपोर्ट है वो भी जिम्मेदार हो सकता है हमारे इस नुकसान का? देखिए, मैं आपको यही कुछ 1-2 आंकड़े बताना चाहूंगा। सबसे पहले, आज तक करीब 12,000 हमारे नागरिकों की हत्या हो गई है नक्सलिज्म के कारण। और इससे पहले मैं आंकड़े पे आऊं, मैं आपको, ये नक्सल है क्या, इसकी शुरुआत 1967 में होती है। नक्सलबाड़ी एक इलाका है वेस्ट बंगाल के सिलीगुड़ी इलाके में। वहां पर जमींदारों के बीच में कोई लड़ाई होती है, वहां आंदोलन छिड़ता है, और उस आंदोलन के दौरान जो इन्होंने जो दुस्साहस इनका जो होता है, तो वहां पर करीब 54 के आसपास वहां जो जमींदार लोग थे उनका कत्ल कर दिया जाता है। पर बधाई देना चाहूंगा उस समय की सरकार को। और मेरे ख्याल से 1971-72 आते आते इंदिरा जी हमारी प्रधानमंत्री थी, उन्होंने ऐसा उनको जवाब दिया कि उसको जेल में उसकी मौत हो जाती है और इसको दबाने में हम कामयाब रहे। वहां से शुरू होता है। ये क्या है, चीन इसका जन्मदाता है। ये जो नक्सलबाड़ी से जो शुरू होता है, नक्सली इनको नाम दिया गया, मेरा मानना है ये माओइस्ट हैं जो चीन की विचारधारा पे चलते हैं
और ये उन इलाकों में टारगेट करते हैं। आपको पता होगा थोड़े दिन पहले नेपाल के अंदर भी माओइस्ट ने अपनी सरकार बनाई थी और उनकी मंशा थी कि भारत में भी कुछ ऐसा कर पाएंगे, पर ऐसा नहीं कर पाए। चीन के माओ की एक सोच है कि पावर फ्लोज फ्रॉम बैरल ऑफ द गन, कहने का मतलब कि राजशाही आपको बंदूक की ताकत में मिलती है। ये मानते थे, पर उसको हमारे भारत ने फेल कर दिया। लेकिन वो फेल से काम नहीं हुआ। आप देखिए जिस प्रकार से इन्होंने 2004 के अंदर ये सारे माओइस्ट ग्रुप मिलते हैं, नक्सलबाड़ी का शुरू होता है और ये सारे जो ग्रुप मिलकर के जिस प्रकार का ये कारनामा करते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि उस समय ये 4 ग्रुप हैं। एक पीडब्ल्यूडी पीपल वॉर ग्रुप था, एक ये MCCI माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर ऑफ इंडिया, और एक था इनका CPI लेनिन। ये सारे मिलकर के एक ग्रुप बनाते हैं 2004 में। और देखिए दुर्भाग्य, उसके बाद इन्होंने जिस प्रकार से हमारे सैनिकों को, हमारे पुलिस कर्मियों को, रादर मैं यही कहूंगा कि सुरक्षा कर्मियों को और सिविलियंस को इन्होंने मारा है। मैंने आपको बताया 12,000 मौतें हो चुकी हैं और इसके अंदर 2,700 हमारे पुलिस कर्मी मारे गए हैं। ये बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा आंकड़ा है। और ये कहा जाता था कि करीब 68 ये 10 राज्यों के अंदर बीमारी फैली है। नेपाल बॉर्डर में बिहार, बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और नीचे आंध्र प्रदेश तक आप चले जाइए, तो यूं करके 10 राज्यों में है। और ये कहा जाता था 68 डिस्ट्रिक्ट्स में ये इफेक्टिव हैं, इनका कंट्रोल चलता है, इनका राज चलता है, इनकी सरकार चलती है। जो अभी माना जा रहा है कि करीब ये घट करके अभी आ गया है 35 जिलों में। पर यही आपको मैं देश के नागरिकों को, आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा कि नक्सली शुरुआत होती है नक्सलबाड़ी से। 2004 के अंदर ये इकट्ठे होते हैं, तो क्या सो रही थी सरकारें उस समय? उस समय क्या था? इसको आपको मैं बताऊं कि एक ULPA हमारा एक्ट है जिसके अंदर इनको बैन किया जाता है। इनको बैन 2009 में किया। आप देखिए 5 साल लगा भी। और इन्होंने जिस प्रकार से हत्याएं की है, मैं आपको बता दूं, इन्होंने टोटल जो हमारे 2,700 के आसपास जो हमारे सुरक्षा कर्मी मारे गए हैं, इसके अलावा इन्होंने सिविलियंस को भी नहीं बख्शा है। वहां पर जो इन्फॉर्मर्स थे, जो वहां हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स काम करते थे, जो हमारे पुलिस और इनके साथ काम करते, आपने सुना होगा कि इसका जब ये पूरा 2009 में जब होता है तो 2010 में इन्होंने अपना उग्र रूप धारण कर लिया और चीन इसको सह दे रहा है। मैं आज भी मानता हूं, आज की जो गतिविधि है, चीन को जवाब मिला है गलवान के अंदर, चीन को जवाब मिला लेह लद्दाख ने। तो ये माओइस्ट उन्हीं के चेले चपाड़े हैं साहब, तो ये उनकी शह है। वरना आप बताओ क्या मजाल है, ये 2 से 4,000 5,000 इनका नंबर हो सकता है अनट्रेन्ड। इनके पास हथियार नहीं है, इनके पास गोला बारूद नहीं है, इनके पास ट्रेनिंग नहीं है, इनके पास कपड़े नहीं है, इनके पास कानून की समर्थन नहीं है कि भारत जैसा देश 50 साल से ज्यादा हो गया इनको खत्म नहीं कर सका। लाखों की तादाद में हमारी सेना है, लाखों की तादाद में पुलिसकर्मी है। मैं मानता हूं कहीं कहीं पॉलिसी मेकर्स ने गलती की है, और जो गलती की है मुझे अब आज लगता है अब समय आ गया। जिस प्रकार से मोदी जी ने एक सलवा जुड़मा नाम का एक इसको खत्म करने के लिए बीच में एक आया था, तो सलवा जुड़मा क्या थे कि ये लोकल लोगों की मदद से, मैं सैनिक हूं और हमने मैं श्रीलंका में भी मैंने ऑपरेट किया है, पंजाब में भी किया है, कश्मीर में भी किया है। तो मैं आपको एक बता दूं, कोई भी सुरक्षा कर्मी जब तक उसको लोकल वहां के नागरिक समर्थन नहीं करते हैं, चाहे इंटेलिजेंस हो, रियल टाइम इंफॉर्मेशन हो, ह्यूमन इंटेलिजेंस तो आदमी देगा जी, बिना ह्यूमन इंटेलिजेंस के कोई कैसे ऑपरेट करेगा? टेक्नोलॉजी आजकल आई है। तो जब तक इन्होंने पहले एक शुरू किया था, बड़ा दुर्भाग्य रहा 2011 में इसको सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया। पर मैं मानता हूं मोदी जी आपकी सरकार में दम है, आपसे पूरे देश को उम्मीद है कि जैसे आपने कहा है कि सलवा जुडुम टाइप जैसे को वापस रिवाइव करना चाहिए और इनको खात्मा करने में अब और विलंब नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। देखिए इनको ताकत कैसे दी, 2004 में ये बनते हैं, 2005 ले लो, 2006 ले लो, 2007 ले लो। इनकी संख्या में भारत के 1947 के विभाजन के बाद आप देखिए इतनी बड़ी संख्या में 2000 सबसे पहले 84 के अंदर हमारे पुलिसकर्मी, सुरक्षा कर्मी मारे जाते हैं जब गोल्डन टेम्पल पे एक रात में हमला करते हैं 184 के आसपास। ये दूसरा सबसे बड़ा 67, दूसरा सबसे बड़ा हमारा जो कैजुअल्टीज था 76
6 अप्रैल 2010 के दिन दांतेवाड़े के अंदर, 2006 में होता है, देख 2010 के अंदर, सॉरी 2000 दांतेवाड़ा 76, जिसमें 75 सीआरपीएफ के होते हैं, एक लोकल पुलिस का होता है, इतनी बड़ी संख्या। उसी के अलावा उसी साल के अंदर, उसी अगले महीने 7 मई 2010 आता है, एक आईडी ब्लास्ट होता है जिसके अंदर 44 मार देते हैं। आप देखिए, एक फिर उसी तरीके से एक बार कमांडोज की एक शिप वो बोट जा रही होती है, आप, मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूं, उसके अंदर ये करीब 40 के आसपास हमारे सैनिकों को मार देते हैं। जेल ये तोड़ लेते हैं, बिहार के अंदर जहानाबाद जेल ये तोड़ते हैं 2004 के अंदर, 2005 में, 2006 में दूसरी जेल तोड़ते हैं, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पे हमला करते हैं। मैं ये इसलिए बता रहा हूं नागरिकों को, दर्शकों को, कि देखिए छोटी समस्या नहीं है। पता नहीं किस तरह से मीडिया ने आपको तक नहीं पहुंचाया, किस तरह सरकारों ने आपको सेंसिटिव नहीं किया, और दुर्भाग्य देखिए जब ऐसी समस्या होती है। पिछली बार अभिनंदन एक हमारा पाकिस्तान ने पकड़ा था, पाकिस्तान को हिला दिया आप लोगों ने, पाकिस्तान घुटने पे आ गया, और एक हिडमा जैसे एक आतंकी की मजाल जो सरकार के चुनौती दे रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार के साथ जो बैकडोर डिप्लोमेसी वाले हों, कहीं उनसे मिले हों। जाग जाओ, देश अब माफ नहीं करेगा, हिडमा का खात्मा तय है। और दूसरी बात, ये कौन सा तरीका है, आप बताएं मेरे को, कि इसको लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम बना रखा है। ये कौन सा कानून है? मैं एक सैनिक हूं, टेररिस्ट और नक्सल में कोई फर्क नहीं होता है। नक्सल आदमी तब तक रहता है जब तक वो किसी सिविलियन की हत्या नहीं करता है। और मैं आपको बता दूं जी, इन्होंने क्या किया है 2006 के अंदर, इन्हीं लोगों ने 2004 में ये अपना बनाते हैं, जब एक जगह उड़ीसा में विरोध हो रहा था, नक्सलियों का विरोध की एक सभा, इन्होंने 25 हमारे सिविलियन मार दिए थे, नागरिक मार दिए थे। उस दिन के बाद ये टेररिस्ट बन जाते हैं। ये कहीं लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम है टेररिज्म की, देश विरोध की, सरकार के खिलाफ कार्रवाई की, देश के खिलाफ के कार्रवाई की। मैं अब उन लोगों से पूछना चाहता हूं, नागरिक आप सवाल उठाएं अपने राजनेताओं से, आप सवाल उठाएं अपने पुलिस वालों से, कि जब इन्होंने सिविलियंस को मार दिया, तो जब कोई नक्सल सिविलियन को मार दे, वो इंसर्जेंट या नक्सल नहीं रहता है, वो उग्रवादी बन जाता है। तो क्यों इसको आज तक हम लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम का नाम दे रहे हैं? और ये जो कहते हैं ना, द मंकीज ऑन द बैक ऑफ स्टेट, तो ये स्टेट के मत्थे मंड रखा है, जिसके कारण क्या होता है, स्टेट भी जिम्मेवार और सेंटर भी जिम्मेवार, जिसकी गलती वो एक दूसरे पे मंडते रहते हैं। मोदी जी, टाइम आ गया है, प्लीज होम मिनिस्टर साहब, आपने बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया है, एक फोर्सेस को बनाइए आप, सेंट्रली कंट्रोल होना चाहिए, और ये लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम से हट के ये सिक्योरिटी प्रॉब्लम पे आ जाना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात मैं यही आपको बताना चाहूंगा, देखिए साहब, ये 70, 76, 44, 30, 32 और 22 4 दिन पहले, और 22 से पहले करीब 5 या 4 दिन पहले की बात है, 5 सुरक्षाकर्मी और हमारे वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो ये इतने बड़ी संख्या में हमारे सैनिक मारे जाते हैं, और ऐसा क्या कारण है उनके कमांडर, मैं सुनने में आ रहा था, आपको बताना चाहूंगा कि जो 2010 से 6 अप्रैल को जिसके अंदर हमारे 76 पुलिसकर्मी वीर गति को प्राप्त होते हैं, उसके अंदर जो डीआईजी थे उनका नाम मिस्टर प्रभात थे। ऐसा क्या कारण है, जिस आदमी की कमांड के अंदर 76 पुलिसकर्मी वीर गति को प्राप्त होते हैं समय के साथ, और उस ऑपरेशन में पता है जी क्या हुआ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये क्या होता है कि जो टेररिस्ट होते हैं, ये हमारे अंदर पुलिस में इनके आदमी मिले होते हैं, वो खबरी होते हैं उनके। और यहीं पर एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, मैं वो बाद में आऊंगा, पहले बता, तो जो ये इनके साथ जो आदमी मिले हुए होते हैं, 2010 की जो इंक्वायरी हुई थी उस हमले के बाद, उसके बाद ये पाया गया था कि पुलिस का एक रेडियो सेट, जो रेडियो सेट चैनल पे हर आदमी के पास, हर टोली के पास होता है, और जब लड़ाई लड़ते हैं तो उससे आदेश देते हैं, वो टेररिस्ट के पास, उन नक्सल्स के पास मौजूद था, जिसके कारण उन्होंने चुन के हमारे सैनिकों के साथ उनकी हत्याएं की थी। अब देखिए, उसी व्यक्ति को आज आप डीजी बना देते हैं। ये खैर आपका मानना, पर एक बात जरूर बताना चाहूंगा, मैं सीआरपीएफ के साथ मैंने ऑपरेट किया है, मैंने उनको देखा है, वहां के अधिकारी मेरे मित्र हैं। मैं देश से एक बात बताना चाहूंगा, होम मिनिस्टर महोदय, आपको तो पता ही होगा, पर ये बताओ ये कौन सा कारण है कि लड़ाई लड़ने वाली सीआरपीएफ और कमांडर्स आप आईपीएस से अधिकारी बैठाते हैं? अगर आपको आईपीएस लगानी है उनके ऊपर सीनियर अधिकारी, तो क्यों नहीं उस आईपीएस को जन्म जो ही कमीशन होता है उसको उस कार्डर में डाल दो? ऐसी क्या कमी है आपके पास? मेरे तो सुनने में आया कि आप उनकी पोस्टिंग करते हैं और उनको ज्यादा कोई इंटरेस्ट होता होगा, मैं ऐसे नहीं कहता हूं, पर जो लीडर है वो शुरू से उनके साथ सीआरपीएफ का होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और आपको यही एक चीज बताऊं, ये जो नक्सली होते हैं
उस दिन के हमले में 700 इकट्ठे हुए। इंटेलिजेंस इनके पास था। मैं आपको बता रहा हूं नक्सली होते क्या है, नक्सली साधारण आदमी है। वहां पर इनका जो एंटी नेशनल लोग हैं वो उन्होंने इकट्ठे कर लिए इनको। ये साधारण कपड़ों में रहते हैं, हथियार को छुपा के रखते हैं, ट्रेनिंग इनकी बहुत कम होती है। तो अब देखिए 700 आदमी 3 तारीख को वहां पर आके बैठते हैं, तो उनको आने में भी टाइम लगता है, हथियार भी लेने में भी टाइम लगता है, उनको भी डर होता है इंटेलिजेंस वालों का। तो ये चूक कैसे हुई कि 700 बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंच गए? तो चूक बहुत है, बहुत है। और ये नक्सली कोई ऐसे ट्रेन्ड सोल्जर्स नहीं है। आप इजाजत दो देश की सेना को, लोग कहते हैं पर सेना को जो कह रहे हैं सेना आनी चाहिए। सेना का काम बॉर्डर सुरक्षित करना, पर अगर जरूरत पड़ती है आप उसको डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर करो। और क्या मुश्किल है 4 से 6 हजार नक्सलियों को हम जब पाकिस्तान इतने साल तक सपोर्ट कर रहा था टेररिस्ट को, कश्मीर में अगर भारत सेना जवाब दे सकती है तो हम यहां के अंदर हमारे इलाके में ऐसा क्या कारण है कि उनको हम खदेड़ नहीं सकते? और मैं तो कहता हूं चुन चुन के उनको एक ही काम करे सरकार, क्योंकि राजनीतिक लोग हैं ना साहब, आप लोग तो वोट भी लेने, बिल्कुल आप लीजिए। एक काम कीजिए, इस हिडमा के बच्चे को और इन सारे नक्सलियों को आज बोल दो, या तो 24 घंटे में सरेंडर कर दो, और 24 घंटे के बाद 1 मिनट मिलेगी तो छोड़ दो हमारे इन वीर पुत्रों को, चुन चुन के उनको मारेंगे। और उसके अलावा ये जो बैठे हैं अपने अर्बन नक्सल्स, जो कहते हैं गुमराह हैं, एक वो कौन सा हीरो थे जो यूपी में एमपी एमएलए बने थे, क्या नाम है उनका, मैं भूल गया। वो कहते हैं ये गुमराह लोग हैं, इन सब को भी कटघरे में डाल दो। और अमित शाह जी ऐसे कानून बनाओ आज ही कि कोई भी व्यक्ति इनका समर्थन करता है, चाहे आर्थिक तौर पे करे, चाहे मानसिक तौर पे करे, चाहे मोरल के तौर पे करे, ही शुड बी बुक्ड अंडर द एंटी नेशनल लॉज। ऐसा मेरा मानना है। जी कर्नल साहब, आपसे आखिरी सवाल कि क्या आपको लगता है कि अब सर्जिकल स्ट्राइक जैसी स्थिति पैदा हो रही है, या आगे क्या कुछ कार्रवाई करनी चाहिए ताकि ये बार बार हो रहे, लगातार हो रहे नक्सली हमले से हिंदुस्तान को सुरक्षित रखा जाए? आपका सवाल बहुत बढ़िया है और मैं आपको ये बताना चाहूंगा। देखिए, मैंने तथ्य आपको बताए, मैंने बताया नक्सली क्या होते हैं, कैसे ऑपरेट करते हैं, इनका क्या सिस्टम है और किस तरह इन्होंने अंजाम दिया। अब इसके अंदर 2-4 चीजें क्लियर आती। मैंने जैसे बताया कि सबसे पहली चीज, इसको लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं देखना चाहिए, टेररिज्म की प्रॉब्लम है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर है। मुझे पूरी उम्मीद है मोदी जी ने जैसे संकेत दिए हैं और होम मिनिस्टर साहब ने बताया है, मैं आपका बहुत बड़ा प्रशंसक हूं। मैं इसलिए प्रशंसक हूं कि आपने पिछले 5-6 सालों में जो फैसले लिए, चाहे उड़ी का हो, चाहे बालाकोट का हो, चाहिए गलवान का हो, चाहिए हमारा कोई भी इस तरह के रणनीतिक, आपने बहुत अच्छे फैसले किए हैं। मैं पर आपसे एक गुजारिश करना चाहूंगा, कल से आप इसको लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम से हटा के नेशनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम कर दे। पहली चीज तो ये, और ये स्टेट की बजाय ये सेंटर के अंदर आना चाहिए, ये पहली चीज है। दूसरी चीज ये है कि जैसा मैंने बताया कि जो लीडरशिप है, मैं एक इन्फेंट्री का व्यक्ति हूं। आपने गलवान की कहानी सुनी होगी। गलवान में हमारी रेजिमेंट ने वो बलवान थे जो जिन्होंने चीनियों की गर्दनें मरोड़ी थी। मैं बिहार रेजिमेंट का हूं, मैं बता दूं आपको। तो इन्फेंट्री के अंदर जब हम शुरू से जवानों के साथ रहते हैं और वहीं पर ही हम बड़े होते हैं, तो जो काडर है, ऑफिसर काडर, जो सीनियर लीडरशिप है, अभी ऐसा मानना आईपीएस आता है, कोई भी आए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। देश तो तनख्वाह देगा नौकरी के दौरान और रिटायरमेंट के दौरान। क्यों ना आप उस आईपीएस काडर को सीआरपीएफ में इनिशियली दे दो और उसके बाद वो उससे बाहर ना जाए, और अगर जाना हो तो डेपुटेशन मिनिमम रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। दूसरी ये चीज करनी पड़ेगी आपको। तीसरी, पॉलिटिशियन से मेरा सवाल है, ऐसा क्या कारण है कि आपने देश को आज तक अंधकार में रखा? अगर ये मोदी जी नहीं आते तो मुझे लगता है ये चर्चा ही नहीं होती, क्योंकि 2010 में मैंने आपको बताया, 2006 का एग्जांपल बताया, 2011 का बताया, और तो और एक बार तो उन्होंने पूरी पॉलिटिकल कांग्रेस के कुछ, 2011 की बात है, 2013 दराब वैली का जो इन्होंने हमला किया था बस के अंदर, कितने लोग मार दिए। तो मैं पूछना चाहूंगा ये कारण क्या है कि जब से ये लोग एक्टिव हुए हैं आपने देश से बात छुपाई क्यों? पर अब नहीं छुपेगी, अब हार्ड डिसीजन लेने पड़ेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है ली जाएगी। इसके बाद आप साहब आइए देखिए, अब होता क्या है कि सरकार ने बहुत अच्छे अच्छे कदम भी उठाए, ऐसा नहीं उठाया है।
ऑपरेशन ग्रीन हॉर्न किया है, पुलिस लग रही है। और कुछ आंकड़े मैं फरवरी के आंकड़े बताना चाहूंगा नागरिकों को, जो हमारे किसी मंत्री महोदय ने दिए थे कि 2009 से लेकर के 2021 फरवरी तक जो बदलाव आया है, 70% इनके अंदर जो इनके एक्शंस होते हैं नक्सल्स के, वो कम हुए हैं। वो करीब 2006 2250 से लेकर के अब 665 आ गए हैं, जैसा एक आंकड़ा है। और दूसरा इनका है कि जो डेथ्स हैं वो 80% कम हो गई है। 2009 के अंदर 1008 ऑफिशियल आंकड़ा, 1005 ऑफिशियल आंकड़ा था, और इस बार 183, 80% कम। बहुत बधाई के पात्र हैं हमारे जो पुलिसकर्मी इससे लड़ रहे हैं। अधिकारी, सुधार की ऑलवेज गुंजाइश होती है। और इसके अंदर जो ये जो सारी चीजें निकल के आई हैं, आप लीडरशिप, आप वहां पर इसको डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट, और लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट, अब पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। देश आपको उन लोगों का विरोध करना, वो कहां गए जो लोग कैंडल मार्च करते थे? मैंने तो कहीं कैंडल मार्च नहीं देखा। कहां गए वो जो लोग कबूतरबाज हैं, जो देश को तोड़ने की बात करते हैं, जो हमारे को सरजल इमाम जैसे कहते हैं, हम ईस्ट इंडिया, हमारे पूर्वी भारत को अलग कर देंगे, हम चिकन नेक को तोड़ देंगे, वो लोग कहीं नजर नहीं आ रहे। आपको चौकन्ना होना पड़ेगा कि जो देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करे, और अब नागरिकों को तय करना कि हम एक भी हमारे सुरक्षा कर्मी की मौत स्वीकार नहीं करेंगे। कोई भी सरकार आए, कोई भी जाए, जवाबदेही होनी चाहिए। इस हमले की जवाबदेही तय होनी चाहिए, और आगे यकीन होना चाहिए कि इस प्रकार का कोई भी हमारे सैनिकों के साथ जान माल का नुकसान, देखिए वीरगति प्राप्त करना सौभाग्य की बात होती है, वो एक बड़ा सौभाग्य होता है, पर बेहुदी में वीरगति प्राप्त करवाना उन लोगों की कमी है जिसके कारण ऐसा हो रहा है। और तो और देखिए, ये चुनावों के टाइम पे हुआ है, चुनाव चल रहे हैं, हमारे कोई भी कमी रही हो पर ये मंजूर देश नहीं करेगा, ऐसा मेरा मानना है। और अब जो एक और बड़ी चीज निकल के आती है, मैं सुन रहा था होम मिनिस्टर और हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने कहा था कि सलवा जुडुम क्या था। देखिए, जब 2009-10 के अंदर इन्होंने ऑपरेशन लॉन्च किए, मैंने आपको बताया कि बिना लोकल सपोर्ट के, क्योंकि सारे तो नक्सली नहीं हो सकते, सारे उग्रवादी नहीं हो सकते, उनकी एक टीम बनाई, उसको वापस रिवाइव करना चाहिए, और ये नक्सलियों के खात्मे में बहुत बड़ी मदद करेगा, ऐसा एक सैनिक का मानना है, ऐसा एक उस व्यक्ति का मानना है जिसने उग्रवाद की लड़ाई में बहुत लंबा समय बिताया है। क्योंकि लोकल सपोर्ट इज मस्ट, ऑनेस्ट एंड डिजर्विंग कॉम्पिटेंट लीडरशिप इज रिक्वायर्ड, एंड नेशनल पॉलिसी शुड बी क्लियर कट, डायरेक्टिव क्लियर होना चाहिए, जिसकी कमी थी। मैं ये मानता हूं 3 चीज हो जाएंगी तो इसका खात्मा हो जाएगा। लास्ट, किसी भी प्रकार से किसी दबाव में भारत नहीं आना चाहिए, या तो ये सरेंडर करे, कल सुबह तक हमारा सैनिक हमको दे, नहीं उससे हिडमा के बच्चे की बोटी बोटी निकाल के लाएगा देश, ऐसा मैं मानता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कर्नल साहब, आपने हमारे दर्शकों को बताया कि क्या था इस पूरे यूट्रैप का सच, और इसके निवारण के लिए क्या कुछ कर सकती है सरकार। अभी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे कर्नल देवानंद गुज्जर, लेकिन आखिर सवाल है कि कब तक हम अपने ऐसे ही जवानों को खोते रहेंगे? क्या कभी इन नक्सलियों के नक्सलवाद पर लगाम लगाने में सफलता हासिल होगी? अब देखना यह है कि इस नक्सली हमले का सरकार किस तरीके से जवाब देती है। देश और दुनिया के पल पल के अपडेट के लिए बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ।